डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka, ये पेज नंबर 231 पे है। सबसे पहले तो आपको पता चाहिए जो एसिड्स और बेसिस है ना वो वाटर में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो भी जाते हैं और नहीं भी होते। डिजॉल्व होने का मतलब जैसे ही वाटर में ऐड करो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अलग अलग हो जाएं, ठीक है। डिसोसिएशन का यही मतलब है कि जो चीज़ जिन चीज़ों से मिलके बनी है वो अलग अलग हो जाए आपस में। वो कहता है कि ये कम्प्लीटली जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है ना जिनको वीक एसिड्स बोलते हैं वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते, ठीक है। वो बड़े कम अमाउंट में आयोनाइज होते हैं, ठीक है। बड़े कम उनके ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपना पॉजिटिव और नेगेटिव अलग कर देते हैं। उसके बाद आपके पास है Ka। व्हाट इज Ka? Ka के एक नई टर्म है, जैसे Kw था ना कांस्टेंट ऑफ वाटर, तो Ka क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये एसिड पता चल रहा है आपको, ये एसिड है। के बाद एक अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, ठीक है। Ha यानी कि कोई भी एसिड है उसको वाटर में ऐड किया तो H3O पॉजिटिव बना और A नेगेटिव बना। Ha का क्या मतलब है कि एसिड और वाटर है। जब आप इसका Kc लिखते हैं H3O पॉजिटिव A नेगेटिव, यानी कि ये प्रोडक्ट्स ऊपर आ गए और ये दोनों रिएक्टेंट्स नीचे आ गए। अब यहाँ से ये जो नीचे वाटर H2O, यहाँ पे H2O की कंसंट्रेशन डिवाइड हो रही थी इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बच गया। अब वो कहता है कि क्योंकि वाटर को हम लेते हैं, वाटर की कंसंट्रेशन सेम रहती है क्योंकि ये बड़ी लार्ज अमाउंट में होता है, तो इसलिए इसको लार्ज एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो इसलिए इसकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट रिएक्शन सेम रहती है। तो वाटर और Kc को मिलाकर उसने एक नया कांस्टेंट बनाया जिसको उसने बोला Ka, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर देखो तो इसकी जगह पे उसने Ka ऐड कर दिया तो यहाँ पे Ka लिख लिया हमने और ये सेम आ गए दोनों। तो फाइनल एक्सप्रेशन Ka किसके इक्वल है? H3O पॉजिटिव यानी कि कैटाइन, एनाइन और एसिड। अगर हमें इनिशियल एसिड की पता हो कि पहले एसिड कितना था और हमारे पास pH हो, यानी कि हमें पता हो कि H पॉजिटिव की कितनी कंसंट्रेशन है, क्योंकि अगर H पॉजिटिव की निकलेगी तो नेगेटिव की भी निकल आएगी, ठीक है। तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? Ka की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमें Ka और इनिशियल कंसंट्रेशन दी हो एसिड की तो हम ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कितने एनाइन बनेंगे और कितने कैटाइन बनेंगे। तो आप Ka की इस इक्विली कांस्टेंट से जो आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट आया उसमें दो चीज़ें आपको बताई हो तो आप तीसरी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि अगर Kc की वैल्यू 10⁻³ अगर -3 से कम आ जाए तो इसका मतलब जो आप एसिड यूज कर रहे हो वो वीक है। अगर 1 और 10⁻³ के दरमियान में आए, ठीक है, तो ना ज़्यादा मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा वीक नहीं है, नॉर्मली स्ट्रॉन्ग है। और अगर Ka की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए तो आपका एसिड प्योरली स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे इसने एसिड्स दिए हुए, इनके डिसोसिएशन दी हुई है, उसके बाद इनकी Kc की वैल्यू दी हुई है और बताया हुआ है जिनकी वेरी लार्ज वैल्यू आई जा रही है वो वेरी स्ट्रॉन्ग है, जिनकी नॉर्मल है वो वीक है, ठीक है, और जिसकी बहुत थोड़ी आई है वो वेरी वीक है। परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड, ठीक है, यानी कि आप एसिड की उस कितने परसेंट चेक, आपको किस तरह पता चलेगा कि एसिड कितना परसेंट आयनाइज हुआ है या नहीं हुआ। तो इसका जो फार्मूला होता है ना हमारे पास वो होता है परसेंट आयनाइजेशन किसके इक्वल होती है? अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज्ड, कि कितनी अमाउंट में एसिड आयोनाइज हुआ है, उसके बाद अमाउंट ऑफ एसिड इनिशियली अवेलेबल, कितना पहले अवेलेबल था उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये आपकी बुक पे लिखा अमाउंट ऑफ एसिड कितना पहले आयनाइज हुआ, तो पहले कितना था जब आपने शुरू में रिएक्शन शुरू करवाया और उसको फिर मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। ये सारे उसने ना आपको बताई नहीं है कि अगर ये आपके पास हो ये हो तो किस तरह आप फाइंड कर सकते हो थ्योरी। उसके बाद ये मोलैरिटी बताई हुई है परसेंट आयनाइजेशन, ये यहाँ पे मैंने बताया भी है कि जो आपके पास होती है ना मोलैरिटी वो जितनी कम होती जाएगी परसेंटेज उतनी ज्यादा होती जाएगी। यहाँ पे देखो जितनी मोलैरिटी कम होती जा रही है परसेंटेज इतनी ज्यादा होती जा रही है, ठीक है।
ये एग्जाम्पल 4 है, ये जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तभी करेंगे। यहाँ तक आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ से आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस केवी, पेज नंबर 233 पे। इसमें वो बताता है कि जो वीक बेसिस होती है ना वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होती हैं, यानी कि वो प्रोटॉन को H पॉजिटिव को अपने अंदर ऐड कर लेती हैं। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे इसने आपको दी भी हुई है। वो कहते हैं जो जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करती है ना, वाटर में से एक प्रोटॉन अपने अंदर ले लेती हैं, और यानी कि वाटर है ना H2O, ये किस चीज़ से बना है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये वाला जो H है ना वो बेस अपने अंदर ऐड कर लेगी, तो ये OH लैदा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है इसकी, पेज 234 पे। अमोनिया, वाटर अमोनिया बेस है, ये NH4 बना देगी, वाटर में से एक H अपने पास ऐड कर लेगी, और यहाँ पे OH नेगेटिव बना। इसी तरह CO3 इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, ये बेस है, ये H2O अपने अंदर ऐड कर लेगी, और यहाँ पे ये H CO3, ठीक है, यहाँ से एक H इसने अपने अंदर ऐड कर लिया, और यहाँ पे साथ में OH नेगेटिव बन के चार्ज इसके ऊपर ऐसे रहेगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, एक ऐड किया इसने। अब वो कहता है अगर रिवर्सिबल रिएक्शन आप जनरल लिखते हैं, कोई भी बेस है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, एक H अपने अंदर ऐड कर रही है ना, इसमें से एक H इस बेस ने अपने अंदर ऐड कर लिया, और साथ में OH नेगेटिव बन गया। तो जब आप इसका KC लिखते हैं तो क्या आता है, प्रोडक्ट ऊपर BH पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ पे B की कंसंट्रेशन और यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन। ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन उसी तरह सेम रहेगी, क्योंकि वाटर को हम लार्ज क्वांटिटीज में लेते हैं। ठीक है, वाटर लार्ज क्वांटिटीज में लेते हैं, वाटर की कंसंट्रेशन सेम रहती है। ये वाटर इस तरफ जाएगा KC H2O के साथ, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। अब वाटर की कंसंट्रेशन सेम है, तो वाटर जब KC के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस के लिए हम नया जो चीज लिखते हैं वो लिखते हैं KB। जैसे एसिड के लिए हमने Ka लिखा था, तो KB किसके इक्वल है, OH नेगेटिव ओवर B के। ठीक है, तो KB क्या बताती है, KB बताती है कि कोई बेस कितनी बेसिक है। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। तो यहाँ पे यहाँ तक यही टॉपिक है। उसी तरह आपको अगर दो चीज़ों का पता हो तो आप ये फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको ये यहाँ पे KB और इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी जाए तो आप दूसरी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। ये सेम वैसा ही है। आगे आपके पास जो आता है ना pKa और pKb है, इसी के नीचे छोटा सा एक टॉपिक है pKa pKb। Ka आपको पता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है। ठीक है, इसका आपने माइनस लॉग ले लेना, तो pKa किसके इक्वल आता है, माइनस लॉग ऑफ Ka, जिस तरह आपने pH और pOH पढ़ा पीछे। इसी तरह pKb किसके इक्वल है, माइनस लॉग Kb के। ठीक है, तो आपको पता अगर तो है ना यहाँ पे इसने आपको बताया हुआ है कि अगर pKa की वैल्यू लार्ज है, pKa ज्यादा है, तो एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। ठीक है, अगर pKa की वैल्यू आपके पास बहुत ज्यादा आ रही है तो एसिड की स्ट्रेंथ कम है। इसी तरह अगर pKa की वैल्यू कम है तो एसिड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। दोनों का इनवर्स रिलेशन है। उसके बाद है डिफरेंस बताया हुआ उसने pKa, यानी कि आपके पास दो एसिड हैं, कोई से दो एसिड्स हैं। ठीक है, तो अगर उन दोनों में pKa की वैल्यू जो है,
यहाँ पे ना आपको ये लाइन अगर यहाँ पे काफी बच्चों को समझ नहीं आएगी. इफ द डिफरेंस ऑफ pKa वैल्यू ऑफ टू एसिड इज 1, then acid will with smaller pKa is 10 times stronger than the other. यानी आपके पास दो pKa वैल्यूज हैं दो एसिड की, दोनों में डिफरेंस, यानी कि अगर एक की 3 है, ये मैं बोलती हूँ एसिड 1 है, इसकी 2 है, ठीक है. इन दोनों का जब आप 3 - 2 करते हैं तो 1 आता है. अगर तो कोई भी दो एसिड्स है उनकी pKa वैल्यूज में कितना फर्क है, 1 का फर्क है, तो जिसकी pKa वैल्यू कम है ना, जैसे अभी यहाँ पे केस 2 में कम है, तो ये इस दूसरे एसिड से 10 टाइम लेस स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है. If the difference of pK value of two acid is 1, then acid with smaller Ka is 10 times stronger. ये जो Ac2 है, जो हमने बोला कि दो एसिड है, Ac2 जो उसकी 2 वैल्यू है, 1 वाले की 3 है, इन दोनों का डिफरेंस लिया 1 है, तो इन दोनों में कितनी स्ट्रेंथ में फर्क है, 10 टाइम, यानी कि ये वाला जो है वो इससे 10 टाइम मोर स्ट्रॉन्गर होगा. पहले मैंने शायद लेस बोला तो वो गलत है, ये 2 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा इससे, क्योंकि आपने हमने बताया कि जिसकी पीके कम होगी वो ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा, ठीक है. इसी तरह अगर इन दोनों में डिफरेंस यानी कि 1 4 है 1 2 है 2 का आ जाता है, तो वो 10 टाइम्स नहीं होगा, 100 टाइम्स होगा, 3 टाइम आएगा 1000 टाइम्स होगा. ऐसे जैसे जैसे ये फिगर इंक्रीज करता जाएगा, जिसकी जो छोटी वैल्यू आएगी वो दूसरे से उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. यहाँ तक आपका हो गया.